हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि बहुत से बच्चे एसएम की क्लासेस डिमांड कर रहे थे, सो वी आर बैक विद अवर एसएम क्लासेस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये एक तरह का रिवीजन सेशन होने वाला है, बट देन ऑल्सो हम यहाँ पे एक एक पॉइंट्स कवर करेंगे और ये समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें कौन सी पॉइंट मेंशन करनी है, कौन सा आंसर लिखना है। बिकॉज एसएम में ना एक मेन मिस्टेक तो सबसे ये होती है कि उन्हें आंसर आता है बट उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे एक्चुअली में ये चीज पूछी है कि कुछ और पूछी है। पूछा कुछ और होता है, वो लिख के कुछ और आ जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एसएम के चैप्टर 1 के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स। अभी हमने चैप्टर के नाम पे पढ़ा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ना ये दो चीजें क्या होती है ये समझते हैं। एक फर्म की स्ट्रेटेजी को ना आप समझ सकते हो याद करने के लिए कि वो उस फर्म की आवाज होती है। क्या होती है? आवाज, वॉइस। दैट इज विजन एंड मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, इम्प्लीमेंटेशन, क्राफ्टिंग, इवेल्युएटिंग। अच्छा, ताकि ये आपको याद रहे ना, एक एक्रोनीम बनाने के लिए हम इसे एज अ वॉइस पढ़ते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है ना, ये पहले होता है। ये जो क्राफ्टिंग का स्टेप है वो पहले होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। पहले पहले इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर पॉइंट वाइज देखेंगे। आप अभी सीए कर रहे हो, तो आज के टाइम पे या जब आपने क्लास 12 क्लियर की और आपने सीए कोर्स में रजिस्टर किया, उस पॉइंट पे आपका विजन क्या था? आपका लॉन्ग टर्म विजन कि आज से कुछ टाइम बाद मुझे सीए बनना है। इसे क्या कहते हैं हम? विजन। और वही अब ये सीए बनने के लिए आपको करना क्या होगा? तो सबसे पहले जब आप 12th में थे, आपने 12th क्लियर की, आपने रजिस्टर किया, तो आपका सबसे पहला मिशन ये था कि मुझे फाउंडेशन क्लियर करना है। अब आपने जब फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो आपका सेकंड मिशन बना कि मुझे इंटर क्लियर करना है। फिर अब इंटर के बाद सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल, फिर फाइनल, फिर फाइनली यू विल बिकम अ सीए। तो जब आप ये सोचते हो ना कि आज से 5 साल बाद मुझे अपने आप को इस पोजीशन पे देखना है, अच्छा ये 5 साल का टाइम पीरियड कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी एक लॉन्ग टाइम जो आप फिक्स करते हो कि आज से इतने समय बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, वो होता है हमारा विजन। अब उस डेस्टिनेशन में, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है। लाइक सीए बनने के लिए आपको पहले स्टेप बाय स्टेप कुछ एग्जाम्स क्लियर करने हैं। ये है आपका मिशन कि सबसे पहले तो मुझे अपना फाउंडेशन क्लियर करना है, फिर मुझे इंटर क्लियर करना है। दैट इज मिशन आपका थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज होता रहता है, बट समहाउ आप ये देख सकते हो कि मिशन भी थोड़ा लॉन्ग टर्म ही होता है। अब आपने पहले विजन बना लिया कि मुझे सीए करना है, फिर आपने अपना मिशन बना लिया कि मुझे उसके लिए फाउंडेशन क्लियर करना है, फिर इंटर क्लियर करना है। अब ये क्लियर कैसे करोगे? अब आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बनाओगे। आपका गोल है कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट करनी है टैक्स, टैक्स खत्म करने के बाद मुझे करना है ऑडिट, फिर मुझे पढ़ना है लॉ। ऐसे आपने बनाई अपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, अपने कुछ गोल्स बना लिए कि सबसे पहले आई विल कवर दिस सब्जेक्ट, देन आई विल गो फॉर दिस। अब एक बार आपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स बना लिए तो उन्हें अचीव करने के लिए तुम्हें कोई प्लान्स बनाने होंगे, कुछ सोचना होगा। तो उसके लिए आप क्राफ्ट करते हो अपनी स्ट्रेटेजी, क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी। दैट इज जैसे आपने सोचा अभी ऑडिट करना है, ऑडिट के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? सबसे पहले मुझे क्लास खत्म करनी है, फिर मुझे लर्न करना स्टार्ट करना है, और एक बार मैंने लर्न कर लिया तो अब मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये आपने क्या किया? अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने बनाई स्ट्रेटेजी, आपने क्राफ्ट की स्ट्रेटेजी। अब क्राफ्ट तो कर ली, सोच लिया कि क्लास खत्म करना है, लर्न करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बट यार सिर्फ सोच के छोड़ दोगे, पास हो जाओगे सोचने से? नहीं। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना होगा, क्लासेस करनी होंगी, क्लासेस हो गई है तो लर्न करना स्टार्ट करना होगा। अब इम्प्लीमेंट भी कर दिया तो बस एक बार लर्न करके छोड़ दोगे? इवेल्युएट भी तो करोगे, टेस्ट दे के देखोगे, चेक करोगे कि जो मैंने पढ़ा है वो एक्चुअली में मुझे याद हुआ है या नहीं। अब आपको दिख रहा है कि इस तरीके से मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा, अब आप अपनी स्ट्रेटेजी फिर चेंज करोगे।
तो एक फॉर्म की स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसका विजन एंड मिशन, उसके बेसिस पे बनाया हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, देन क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी टू अचीव दिस गोल्स, और क्राफ्ट करके सिर्फ छोड़ते नहीं है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन, और एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया तो टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते चलेंगे। ये तो हमने समझा व्हाट इज स्ट्रेटेजी। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट। अब हमारी मॉड्यूल मैनेजमेंट को दो वेज में एक्सप्लेन करती है, एक तो की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सेट ऑफ फंक्शंस। दैट इज तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का वो की ग्रुप जो रेस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव बनाने के। क्या बनाएगा, पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव। तुमने ऑर्गेनाइजेशन तो खोल दी, बट उस ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल कौन बनाएगा, उसका मैनेजमेंट। उसे प्रोडक्टिव कौन बनाएगा, उसका मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट ये चीजें कैसे करता है, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस, सम डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस। अब जहां पे भी ये वर्ड आया ना, डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, समझ जाना इट्स टॉकिंग अबाउट मैन, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। क्या, मैन, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। जो इंसान, जो की ग्रुप इस डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज को, मैन, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी को एक साथ ला के इंटीग्रेट करके तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाता है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। तो वहीं दूसरी तरफ वो सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस या प्रोसेस जो एक मैनेजमेंट कैरी आउट करती है टू मेक योर ऑर्गेनाइजेशन पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव। जब तुम मैनेजमेंट को ऐसा की ग्रुप देख रहे हो ना, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि वो लोग जो तुम्हारी डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को एक साथ लाते हैं और तुम्हें पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो वहीं जब मैनेजमेंट को तुम सेट ऑफ फंक्शंस की तरह देख रहे होते हो, तो वहां पे तुम देखते हो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। किस तरह से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में चीजें प्लान हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है, डायरेक्ट की जा रही है, स्टाफिंग की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, उस सेट ऑफ फंक्शंस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। अब ये तो अभी हमने समझ लिया अलग अलग स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, it refers to the managerial process. Your strategic management refers to the managerial process of developing vision, और एक बार विजन डेवलप हो गया, देन setting objectives, crafting the strategy, देखो जो अभी हम पढ़ के हैं वही चीजें लिख रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजी, and at last initiating corrective actions where deemed appropriate। अगर चाहो तो इसे पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो। ये एग्जैक्टली अभी वो चीज़ है जो हम मॉड्यूल में आगे पढ़ने वाले हैं। द एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो आपकी मॉड्यूल में दी है, जो आपने डिफाइन किया है मॉड्यूल ने आपकी, क्या होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजरियल प्रोसेस होता है, दैट इज मैनेजर का एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे मैनेजर डेवलप करती है विजन, सेट करती है ऑब्जेक्टिव्स,
और उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्राफ्ट करती है स्ट्रेटेजी, फिर उस क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट करती है, और इवेल्युएट करके अगर समझ आता है कुछ मिस्टेक्स है तो इनिशिएट करती है करेक्टिव एक्शंस। तो चलो एक बार अभी जितने चीजें पढ़ी है ना उन्हें एक बार मॉड्यूल से देखते हैं। सो हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट। The term management is used in two senses, such as it is used with reference to a key group in an organization in charge of its affairs, जो क्या करती है, जो जो इंटरेस्टेड होती है with the task of making it purposeful and productive. And how? So by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources of manpower, money, material and technology, which are then combined into a functioning whole. सो जो चीज हमने अभी पढ़ी है समझा है एग्जैक्टली वही चीज लिखी है। देन दूसरा हम मैनेजमेंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये फंक्शंस क्या होते हैं? दिस फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। सी आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओनली दोज थिंग्स जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट होगी। फिर ये यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, बट ये वो है जो हमने समझा था, जो हमने मीनिंग समझी थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। पहला, डेवलपिंग द फर्म्स विजन एंड मिशन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएटिंग, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज, एंड मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, ये कहाँ से आइडिया आया, क्यों ये आइडिया आया कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? सो हमारे स्ट्रेटेजी बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है ना, ताकि हम अनरेवल कर पाए कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर पाए अनसर्टेनिटी को जो कॉज होती है बाय चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। दैट इज एनवायरनमेंट में सडन चेंजेस आने की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जो इश्यूज आ सकती है, उनसे कोप अप करने को हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी। जैसा कि हमने समझा था, स्ट्रेटेजी सिक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम। पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव्स और गोल डिटरमाइन करते हो और फिर आप क्राफ्ट करते हो स्ट्रेटेजी की कैसे उन्हें अचीव किया जाए। अब अगर आपका क्वेश्चन आए दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी, तो आप वो कैसे एक्सप्लेन करोगे? सो फर्स्ट, पहला पॉइंट आपका होगा, स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान दैट मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस टू टेक मार्केट पोजीशन, conducts its operation, attract and satisfy customers, compete successfully and achieve organizational objective. दैट इज स्ट्रेटेजी एक वो गेम प्लान है जो एक मैनेजमेंट यूज करती है ताकि वो मार्केट में अपनी पोजीशन बना पाए। अब पोजीशन बना के क्या करेगी, तो वो ऑपरेशंस कंडक्ट करेगी। ऑपरेशन कंडक्ट करने से क्या होगा, वो अट्रैक्ट और सेटिस्फाई करेगी कस्टमर्स को, और ये सारी चीजें करके वो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ सक्सेसफुली कॉम्पीट कर पाएंगी, जिससे अचीव होगी उसकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये क्वेश्चन आता है, ये आ सकता है, तो मैं जो आपको अभी ये पॉइंट टिक करा रही हूँ इसे आप लिखोगे, ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट। देन यू विल एक्सप्लेन कि जो ये स्ट्रेटेजी होती है ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन की। दैट इज व्हाट इट वांट्स टू बी एंड व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू डू द थिंग्स एंड वेयर इट वांट्स टू गो। स्ट्रेटेजी कभी भी ना शॉर्ट टर्म नहीं होती है। तुमने सोचा कि तुम्हें सीए करना है, तुमने अपनी विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव सब चीजें बनाई, वो सारी कंबाइंड होगी तुम्हारी स्ट्रेटेजी होती है। क्या स्ट्रेटेजी तुम्हारी शॉर्ट टर्म हो सकती है? नहीं, वो लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होती है, एक ब्लूप्रिंट की कहाँ हम अपने आप को देखना चाहते हैं, डिजायर्ड इमेज क्या है, किस डायरेक्शन पे, कैसे हम इस डिजायर्ड इमेज तक पहुंच सकते हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। इस चीज का ये होता है लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। दैट इज हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और वेयर इट वांट्स टू गो, ये करके हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। बाकी अगर आप ये डेफिनेशन एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें एज सच एक्सप्लेन करने का अलग से कोई चीज है नहीं। देन हमारा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी का थर्ड पॉइंट होगा दैट स्ट्रेटेजी provides an integrated framework for the top management to search for, evaluate and exploit beneficial opportunities, to perceive and meet potential threats and crises, to make full use of resources and strengths and to offset corporate weakness. दैट इज स्ट्रेटेजी एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ना टॉप मैनेजमेंट को, जिसकी हेल्प से वो सर्च कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज को। अब इसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको एसएम पढ़ना था, आप यूट्यूब में आए, आपने एसएम की क्लासेस सर्च की, आपको बहुत सारी क्लासेस मिली, आपने इवेल्युएट की, आपको मान लो 4 क्लासेस मिली, आपने इवेल्युएट की कि इन 4 में बेस्ट कौन सी है, और फिर आपको मिली स्टडी स्मार्ट सीए की क्लास।
तो आपने क्या की, एक्सप्लॉइट की अपनी बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी को। इन चारों में से जो आपको बेस्ट लगा उसकी क्लास आप देखने आए। टू परसीव एंड मीट पोटेंशियल थ्रेट्स, आपको ये पता चल गया कि क्या थ्रेट्स, क्या क्राइसिस हो सकते हैं, हम सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो हमें वहां पे क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं, किस तरह की क्राइसिस हो सकती है। देन टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ, तो आपको पता ही है कि स्टडी स्मार्ट सी है, आपको क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट बुक्स भी प्रोवाइड कराता है हर एक टीचर की। दैट इज जो बेस्ट होते हैं उन टीचर्स की अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अब आप जा रहे हो और फुल यूज कर रहे हो उन रिसोर्सेज का, उन स्ट्रेंथ्स का, टू लर्न द आंसर्स। और इसी तरह आप ऑफसेट कर रहे हो कॉर्पोरेट वीकनेस, जो एक वीकनेस थी अभी तक जिनको लग रहा था अरे हम एसएम नहीं कर पाएंगे, हम एसएम के थ्रू पास नहीं हो पाएंगे, उनकी ये वीकनेस जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, वो कंट्रोल में आ गई है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ योर दिस आंसर इज गोइंग टू बी दैट स्ट्रेटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। अब आपकी मैनेजमेंट को आप एकदम साउंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल कब बोलोगे, जब वो अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एक बार अच्छी स्ट्रेटेजी बना दी आपके पास मैनेजमेंट, आपने ना एक एमबीए अपॉइंट किया, उसने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, वो काम करने लगी, अब क्या उसको काम से निकाल दोगे? अरे नहीं, अब तो आप चाहोगे कि वो हमेशा आपकी फर्म में रहे क्योंकि वो अच्छी स्ट्रेटेजी बनाता है। तो स्ट्रेटेजी इज नेवर अ सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रेटेजी कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट या फ्लॉलेस नहीं हो सकती है, स्ट्रेटेजी में भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब कितनी फर्म्स है जो कितने सालों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन करती आ रही थी, अच्छी तरीके से चल रही थी, बट जैसे ही कोविड आया कितने बिजनेसेस बंद हो गए, कितनी कंपनीज बंद हो गई, कितनी कंपनीज लॉस में चली गई। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती। जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हो रहा होता है उसकी वजह से हम अफेक्ट होते हैं और हमें हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहनी होती है। It is in the very nature of strategy that it is flexible and pragmatic to take care of sudden emergencies, pressures and avoid failures and frustrations. स्ट्रेटेजी आपकी कभी भी रिजिड नहीं होती है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो फ्लेक्सिबल होती है। आज आप कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे थे, कल आप कुछ और करोगे। अभी जैसे कि आप पढ़ रहे हो एफएम एसएम आपका एक साथ हो, आपने सोचा कि सिर्फ एसएम के सहारे पास नहीं हो सकते तो चलो हम एफएम भी पढ़ लेते हैं, या सिर्फ एफएम के सहारे पास नहीं हो सकते इसलिए थोड़ा एसएम भी पढ़ लेते हैं। अब जब एसएम पढ़ने हैं रियलाइज हुआ अरे ये तो और भी ज्यादा टफ है, यहाँ पे तो ज्यादा मार्क्स या अच्छे खासे मार्क्स स्कोर नहीं किया जा सकते। अब आप क्या करोगे? आप जाओगे एफएम की तरफ। आपकी पहले स्ट्रेटेजी थी कि हम एसएम पूरा कंप्लीट करेंगे और एफएम में कुछ चैप्टर्स करेंगे, बट अब आपको समझ आ रहा है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो आपने स्ट्रेटेजी चेंज की। दैट इज आपकी स्ट्रेटेजी बहुत फ्लेक्सिबल है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं हम एफएम पूरा कवर करते हैं और कुछ चैप्टर्स हैं जो एसएम के कवर कर लेते हैं जो कि इजी होंगे, ताकि आप इससे क्या कर पाओ, अवॉइड कर पाओ फेलियर्स को और फ्रस्ट्रेशन को। इन अ साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। चाहे तुम्हारी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक साउंड स्ट्रेटजी, एक अच्छी स्ट्रेटजी में भी अलाउंसेस बनाए जाते हैं। दैट इज बहुत से बच्चे होंगे जिनका एफएम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा बट फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि एफएम के ही सहारे पूरा 40 लाख के पास हो जाओगे। नहीं, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन टफ आ सकता है, चेकिंग टफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अलाउंसेस लेके चल रहे हो। आप साथ में एसएम को एक ऑप्शन की तरह लेके चल रहे हो ताकि यहाँ नहीं तो यहाँ दोनों के थ्रू कम से कम दोनों का सम में हम पास हो जाएं। तो ये कुछ 4 to 5 पॉइंट्स है जो आपको लिखने होंगे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्ट्रेटेजी। फिर हमने पढ़ा था ना कि हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, दैट इज फॉर्मुलेट करते हैं। तो स्ट्रेटेजी की फॉर्मुलेशन होती है 3 लेवल पे, कॉर्पोरेट, डिविजनल एंड फंक्शनल। कॉर्पोरेट मतलब सीईओ या अदर और टॉप एग्जीक्यूटिव्स, अदर टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम होता है ना एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी बनाना पूरे फॉर्म के लिए, होल फॉर्म के लिए। और जो डिविजनल लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो अपनी पर्टिकुलर डिवीजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और ये फंक्शनल लेवल वाले उन स्ट्रेटेजीज को परफॉर्म करते हैं। अभी यहाँ पे ये जो पैरा दिया है ये ऐसा आपके कुछ काम का अभी है नहीं, हम आगे और डिटेल में इस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। देन आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा उससे आपको समझ आ गया होगा कि वो पार्टली प्रोएक्टिव होती है, पार्टली रिएक्टिव होती है। दैट इज आप पहले से पहले सोचते हो, जैसे आपको जब पता चला हो कि अब कुछ कंपनी से उनको पता चल गया अरे अब एआई का जमाना आ रहा है, एआई बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रही है, तो वो पहले से पहले ना अपनी कंपनी में जितना ज्यादा एआई का यूज हो सकता है वो कर रहे हैं। और जो अब नए वो एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं वो ऐसे एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं जिनको इस एआई की नॉलेज है।
दैट इज आप प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हो। अब रिएक्टिव क्या हुआ, जब एआई आ गई, सब चीज एआई के थ्रू हो रहा है, सब कंपनीज जा रही हैं प्रॉफिट कमा रही हैं, और ये कंपनी जो है ये लॉस में जाते जा रही है, क्योंकि इसके पास तो कोई ऐसे एक्सपर्ट्स ही नहीं है जिनको एआई समझ में आए। तो अब ये सोच रहे हैं अरे नहीं नहीं, हमें तो अब इस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना होगा, हमें अब एआई यूज करने वाले लोग लाने होंगे, और हमें एआई की जो भी सॉफ्टवेयर है वो बिल्ड करनी होगी अपने सिस्टम में। दैट इज आप रिएक्ट कर रहे हो, जो एनवायरनमेंट में हुआ उसे रिएक्ट करके स्ट्रेटेजी बना रहे हो। और या आप यहाँ प्रोएक्टिव, पहले से पहले समझ रहे हो सिचुएशंस को और आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो। केस स्टडीज आते हैं इससे रिलेटेड, जिसमें आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ये चीज लिखनी होती है कि स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। अ कंपनीज स्ट्रेटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ। कभी भी ना तुम्हारी स्ट्रेटेजी सिर्फ प्रोएक्टिव या सिर्फ रिएक्टिव नहीं हो सकती, वो ब्लेंड होती है, दोनों चीजें होती है। Proactive actions on the part of managers to improve company's market position and financial performance, and reactions to unanticipated developments and fresh market conditions in the dynamic business environment. React क्यों करोगे तुम? कुछ तो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हुआ होगा ना, जो तुमने सोचा ही नहीं था, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से आपने जो प्लान की थी वो स्ट्रेटेजी काम नहीं आ रही, इसीलिए तो अब नई स्ट्रेटेजी फॉर्म करोगे। जो मार्केट में हो रहा है, फ्रेश मार्केट कंडीशंस हो रही है, उससे रिएक्ट करोगे। इन सिंपल वर्ड्स, एक कंपनी यूज करती है दोनों प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी को टू कोप अप विद द अनसर्टेनिटीज अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट। जहां तुम्हारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है एक प्लान स्ट्रेटेजी, वेयर जो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है वो होती है एडेप्टिव स्ट्रेटेजी, जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उसे देखते हुए उसे अडेप्ट करते हुए स्ट्रेटेजी बनाना। अब देखो, जनरली जब केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, तब आप ये वाला पॉइंट मेंशन करते हो जो हमने यहाँ पे पढ़ा। पर वहीं अगर आपसे बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन करो कि प्रोएक्टिव क्या होती है और रिएक्टिव क्या होती है, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप बताओगे कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी होती है, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी एक एडेप्टिव स्ट्रेटेजी होती है। देन यू विल एक्सप्लेन कि एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के केस में कंपनी की करेंट स्ट्रेटेजी जो होती है वो फ्लो करती है फ्रॉम बोथ प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड बिजनेस अप्रोचेस दैट आर वर्किंग वेल इनफ टू मेरिट कंटिन्यूएशन, as well as newly initiated managerial decisions and actions that strengthen the company's overall position and performance. That is, कंपनी की जो करेंट स्ट्रेटेजी है, जो करेंट प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है, उसमें जो हमने पहले कुछ इनिशिएटेड एक्शंस प्रीवियसली, कुछ पहले आइडियाज बनाए थे, कुछ बिजनेस अप्रोचेस बनाए थे, तो हम वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज तक टिके हुए हैं, आज तक हम सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है हमारी, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बट साथ ही साथ एज वेल एज अब हम यहाँ पे कुछ न्यूली इनिशिएटेड स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, डिसीजंस बनाएंगे, एक्शंस लेंगे। अब पहले कुछ फॉर्म्स ऑपरेट करी थी, मान लो एक होटल है, वो रेस्टोरेंट है, वो बहुत सही चल रहा था, फिर कोविड आया, लोग बाहर निकलना बंद कर दिए, तो अब रेस्टोरेंट वालों ने क्या किया, ऑनलाइन डिलीवरीज देनी स्टार्ट कर दी, ऐसा सामान बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे खाने की चीजें बनानी स्टार्ट कर दी जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो अब क्या हुआ, आपने न्यूली इनिशिएट किए कुछ डिसीजंस, कुछ एक्शंस लिए, जिससे स्ट्रेंथन हुई आपकी कंपनी की ओवरऑल पोजीशन और परफॉर्मेंस। अब ये जो तुम्हारी स्ट्रेटजी होती है ना, ये प्रोडक्ट होती है मैनेजमेंट के एनालिसिस की। मैनेजमेंट ने एनालाइज किया, अरे कोविड आ गई, ये प्रॉब्लम हो गई, अब स्ट्रेटेजिकली उन्होंने थिंक किया, सोचा उन्होंने कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कंपनी की अभी जो सिचुएशन है उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन में वो आते हैं अबाउट हाउ टू पोजीशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस। अब जब कोविड आ गया, जब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे केस में हम मार्केट प्लेस में अपनी कंपनी को कैसे पोजीशन करें, एंड टेकल द टास्क ऑफ कॉम्पिटिंग फॉर बायर्स पैट्रोनेज। तो जब एक मैनेजमेंट की एनालिसिस, उसकी थिंकिंग और उसका कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें साथ में आती हैं, दैट इज़ उसका जो प्रोडक्ट ये साथ आता है, तो हमारी एक प्रोएक्टिव और डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी बनती है। पर तुम्हारा हर एक स्ट्रेटेजिक मूव रिजल्ट नहीं होता एक प्रोएक्टिव प्लानिंग का या डेलिब्रेट मैनेजमेंट डिसीजन डिज़ाइन का। ऐसी भी चीज़ें होती है एनवायरनमेंट में जिसको आप फुल्ली एंटिसिपेट नहीं कर सकते या प्लान नहीं कर सकते। जब कोई भी मार्केट या कॉम्पिटिटिव कंडीशन एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती हैं, या आपकी बनाई हुई किसी भी स्ट्रेटेजी का कोई भी एक एस्पेक्ट हिट करता है एक स्टोन वॉल को, दैट इज़ जैसा आपने बनाया था, जो सोच के आपने बनाया था वो तो हुआ ही नहीं, कुछ अपोजिट ही हो गया, आप बल्कि और लॉस में चल दिए। तो ऐसे केस में सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिएक्शंस और एडजस्टमेंट्स इज रिक्वायर्ड, हेंस पार्शियली अ कंपनीज स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज डेवलप्ड as a reasoned response to unforeseen developments in the business environment as well as situations within the firm. That is,
पार्शली एक कंपनी की जो स्ट्रेटजी होती है वो डेवलप होती है एज अ रीजन रिस्पॉन्स टू अनफोर्सिन डेवलपमेंट। आपको कुछ दिखा, कुछ बहुत बड़ा चेंज आ गया, आपको दिखा रहे कोविड आ गई, अब हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे हमारी स्ट्रेटजी में। अब वो स्ट्रेटजी कुछ रीजनेबल होगी ना, कुछ लॉजिकल स्ट्रेटजी तो होगी, कुछ सोच समझ के वो स्ट्रेटजी बनाओगे कि ऐसे ही बना दोगे। तो वो जो तुम्हारा रिस्पॉन्स होता है वो रीजन होना चाहिए, उस रीजनेबल रिस्पॉन्स होना चाहिए। दैट इज़ जब आप एक स्ट्रेटजी क्राफ्ट कर रहे होते हो, बना रहे होते हो, फॉर्मुलेट कर रहे होते हो, तो आप इन्वॉल्व करते हो स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव इंटेंडेड स्ट्रेटजी based on prior successful experience and then adapting pieces of successful reactions and circumstances surrounding the company's situation change or better option emerge or reactive adaptive strategy। दैट इज़ एक कंपनी की स्ट्रेटजी को क्राफ्ट करते वक्त आप प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी तो फॉलो करते ही हो, आप पहले से पहले सोचते हो कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो मार्केट में कंडीशन हो रही होती है उसको लेके आप एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी भी बनाते हो, और दोनों साथ में मिलके एक फर्म की प्रॉपर स्ट्रेटजी बनती है। स्ट्रेटजी हेल्प करती है एक फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, टू अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इस रिड्यूस वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है कि आप अनसर्टेनिटीज़ कम कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, या करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपको एसएम में, जहाँ पे ना आपको स्टेटमेंट लिख देगा कि स्ट्रेटेजी हेल्प करती है टू एलिमिनेट अनसर्टेनिटी, और आप बस इतना ही थोड़ा सा पढ़ोगे, अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लोगे और अनसर्टेनिटी, ये वर्ड पे आप ध्यान ही नहीं दोगे और आप उसे सही समझ के उसके बेसिस पे आंसर लिख के आ जाओगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये रिड्यूस करती है, एलिमिनेट नहीं करती अनसर्टेनिटी को। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा स्ट्रेटेजी कभी भी परफेक्ट या फ्लॉलेस नहीं होती। बाकी आप चाहो तो एक बार के लिए आप ये एग्जाम्पल को रिफर करके देख सकते हो। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होती है। अभी जब ये चैप्टर खत्म करके आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखोगे ना, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप पहले तो डिफाइन करो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, फिर उसकी ऑब्जेक्टिव्स बताओ, फिर उसके बेनिफिट्स बताओ। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन कैसे करना है ये हमने पहले ही अभी नोट्स में देख लिया, जब हम समझ रहे थे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजेरियल प्रोसेस, और कुछ पॉइंट्स पढ़े थे हमने। तो आप वैसे डिफाइन करोगे, फिर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड। First, to create competitive advantage. Second, to guide the company successfully through all changes in the environment. Now, what does this word competitive advantage mean? Uniqueness. ये यूनिक। मार्केट में मान लो 1000 कंपनी से, बहुत सारी कंपनी से, अभी 10 कंपनी, मानो 10 कंपनी से जो शैम्पू बना रही है। क्यों कोई तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी XYZ कंपनी है, वो भी शैम्पू बनाना चाहती है? क्यों कोई इन बाकी 10 कंपनीज को छोड़ के इस XYZ कंपनी के पास आए? कुछ यूनिक होगा। लाइक बाकी सारी कंपनीज यूज़ कर रही है केमिकल प्रोडक्ट्स, तो आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। बाकी सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है एक पर्टिकुलर शैम्पू को, एक 100 ml के शैम्पू को 150 रुपये में, तो आप वही प्रोवाइड करा रहे हो 100 रुपये में या इससे कम पे। कुछ तो यूनिक होगा आपके में। वो जो यूनिक होता है उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि कंपनी आउट परफॉर्म कर पाए अपने कॉम्पिटिटर्स को इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। और ये पूरा एज इट इज़ आपको लिखना है। देन, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। आप टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी के, जब आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आप टाइम टू टाइम उसे इवेल्युएट भी करते हो। जब आप इवेल्युएट करते हो तो जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उससे आपको एक गाइडेंस मिलती है, आपको समझ आता है। अब अगेन यहाँ पे वही सेम चीज़ें जो यहाँ पे हमने पढ़ी है, वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, जिसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, आप एक बार रीड करके देख लेना। देन जो हमने एसएम का डेफिनेशन पढ़ा था, जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, मैंने आपसे कहा था कि ये एग्जैक्टली आपकी बुक में लिखा है। द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजेरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक विजन, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective actions or adjustments where deemed appropriate। ये were नहीं होगा, ये where है, where deemed appropriate। और ये प्रोसेस कभी एंड नहीं होता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, पहले आप कंपनी का विजन डेवलप करते हो, फिर आप एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हो, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल, और फिर उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हो। देन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ये एनवायरनमेंटल स्कैनिंग करना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल का क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको क्या मिलती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स।
इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होती है आपकी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दैट इज स्वॉट एनालिसिस करना ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज अगेन ये सब चीज़ें आप रीड करना चाहो तो एक बार क्लिक कर सकते हो। हम आते हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स में। मेजर बेनिफिट्स क्या होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। सबसे पहला ना, ये एक डायरेक्शन देता है कंपनी को कि कैसे आप आगे बढ़ो। ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को टू डिफाइन द गोल्स एंड मिशन। ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है ताकि वो डिफाइन कर पाए एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स जो कि होगी इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि हम जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और वो प्रोसेस करते हुए हमें समझ आता है कि किस डायरेक्शन में कंपनी को जाना है। फिर जो अभी हमने पढ़ा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। और अगर बेनिफिट्स पूछ रहा है तो आपको एग्जैक्टली ये पूरे पॉइंट्स लिखने हैं जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है, इसलिए हम इस पर अब वापस से डिस्कशन नहीं करने वाले। एज ये आपकी रिवीजन सेशन है। बाकी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या आंसर्स लिखने हैं। देन योर अदर बेनिफिट इज एसएम प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज डिसीजन ऑन बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये कैसे याद कर सकते हो? तो सबसे पहले डिसीजन ऑन बीपीएम, बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट। एक बिजनेस करना है, अब बिजनेस में कुछ तो प्रोडक्ट तो बेचोगे, तो वो बिजनेस में प्रोडक्ट क्या बेचोगे। अब बिजनेस डिसाइड कर लिया, बिजनेस जैसे मान लो तुमने एक्सवाईजेड कंपनी खोलनी है, तुमने सोच लिया। प्रोडक्ट, तुम्हें शैम्पू बेचना है, तुमने सोच लिया कौन से मार्केट में जाके बेचोगे, अब ये सोचो। तो पहले हम बिजनेस डिसाइड करते हैं, फिर प्रोडक्ट, फिर मार्केट। अब ये प्रोडक्ट आएगा कहाँ से? शैम्पू डिसाइड तो कर लिया, बट वो शैम्पू के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए, और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और एट लास्ट ये सारी चीज़ें काम कैसे करेंगी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कैसे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड होगा। फिर इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज डिसीजन ऑन बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। That is, it provides better guidance to entire organization on the crucial point, what it is trying to achieve. फिर SM seeks to prepare the organization to face the future and act as pathfinder to various business opportunities. आप SM में क्या करते हो? आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हो और उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हो। तो ये हेल्प करता है आपको कि आप फ्यूचर को फेस कर पाओ और एक्ट कर पाओ एज अ पाथफाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस एबल होती हैं, उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड आइडेंटिफाई वेज एंड मेजर्स, वेज एंड मीन्स टू रीच दैम। देन SM ऑल्सो सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। अब आपने स्ट्रेटजी बना ली, उसे आप टाइम टू टाइम इवेल्युएट कर रहे हो, इससे क्या होगा? आप एक मिस्टेक और पिटफॉल है ना, उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म बना पाओगे, मतलब वो रोक पाओगे। दैट इज़ ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स इन अ प्रोडक्ट, मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट। और ऑब्वियस बात है, ये सारी चीज़ें हो रही है तो वो तुम्हारी बिजनेस की लॉन्गेविटी को भी एनहेंस करेगा। अब जितना अच्छे से तुम काम करोगे, जितना तुम सर्वाइव करोगे, तुम उतना मतलब जितनी तुम प्रॉफिट अर्न करोगे उतने ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर पाओगे ना। अगेन यहाँ पे आपको ये पूरा पॉइंट लिखना है। ये क्वेश्चंस 6-6 मार्क्स के आते हैं, आपको ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ बेनिफिट पूछ रहा है ना तो आप सारी की सारी पॉइंट्स लिख के आओगे, बट अगर जो मैंने बताया जहाँ पे आपको SM, ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट सब बताना है, तो वहाँ पे आप कुछ 3 या 4 पॉइंट्स लिख के आओगे, सारे पॉइंट्स नहीं लिखोगे बेनिफिट्स के। एंड एट लास्ट SM हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, दैट वुड फैसिलिटेट असिस्ट in its fight for survival and growth. Now what are the limitations of SM? जहाँ इतनी benefits है वहाँ limitations भी होती है, जिसको आपको ना अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही लॉजिकल है। Environment is highly complex and turbulent. कब एनवायरनमेंट में क्या हो जाए आप ये पता नहीं कर सकते हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप एकदम क्लियरली समझ पाओ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को और एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाओ कि हाउ इट विल शेप अप इन द फ्यूचर। हो सकता है जो भी आपने एक एस्टीमेट बनाया हो अपने फ्यूचर के बारे में वो बहुत ही गलत तरीके से चला जाए या जियोपर्डाइज कर जाए तुम्हारी हर एक स्ट्रेटेजिक प्लान को। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितने भी पॉइंट्स ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको एग्जैक्टली ये पॉइंट्स लिखने हैं, एग्जाम में इसी के मार्क्स मिलेंगे। ये कुछ कीवर्ड्स है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट।
its future shape may go or fully go wrong and jeopardize all strategic plans। ये सब आपको मेंशन करना होगा। आप बोलोगे इसका मतलब नहीं पता मुझे तो मैं ये नहीं मेंशन करूँ, तो नहीं, ये मेंशन करना होगा। जो तुम्हारा एनवायरनमेंट होता है वो तुम्हें अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ खुद से ही नहीं, अपने सप्लायर्स, कस्टमर और गवर्नमेंट और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ भी डील करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जहाँ पे गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, बहुत ज़्यादा पुश कर रही थी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। तो बहुत सी ऐसी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स आई जिन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मान लिया, एक तरीका समझ लिया उसे, टू गेन अ ग्रेट मार्केट शेयर। मार्केट में अच्छा शेयर चाहिए तो उन्हें लगा कि चलो हमें भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंट्रोड्यूस करानी होगी, लानी होगी। बट अब ना कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेलिक्टेंट हो रहे हैं, वो ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। क्यों? ड्यू टू सम सेफ्टी कंसर्न्स एमिड द फ्रिक्वेंट इंसिडेंट्स ऑफ बैटरी स्केचिंग फायर। अब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे ईवीज़ की बैटरी में आग लगने की वजह से पूरी स्कूटी ख़त्म हो गई है, पूरी आपकी व्हीकल ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से जो आपके ये कस्टमर्स हैं वो ख़रीदना नहीं चाह रहे। तो आपने स्ट्रेटजी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि गवर्नमेंट पुश कर रही थी, इसलिए आपने स्ट्रेटजी बना ली। बट क्या वो स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी रही? क्या वो आपके लिए बहुत सही तरीके से गई? नहीं। जो फ्यूचर शेप, जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट आपने अपने फ्यूचर शेप को लेके बनाए वो पूरी तरह से गलत हो गए और जियोपर्डाइज कर गए आपके हर एक स्ट्रेटजिक प्लान को। देन सेकेंड, SM इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब SM में हमने इतने सारे स्टेप्स पढ़े हैं, वो एक सेकंड में बैठ के आप थोड़ी कर लोगे। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है इन प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटजीज दैट में इम्पीड डेली ऑपरेशंस एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट द रूटीन बिजनेस। अब आप एक कैबिन में जाके बैठ गए हो, वहाँ पे आप बस स्ट्रेटजी बनाए जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है ना, आपकी डेली ऑपरेशंस को अफेक्ट होगा, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके रूटीन बिजनेस को। बाकी मैंने जो पॉइंट्स आपको ऐसे एक्चुअली में टिक करके दिए हैं ना, हाईलाइट करके, आपको वही लाइंस लिखने हैं। देन SM इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। इट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पूरे एनवायरनमेंट की नॉलेज थोड़ी, आपको हाँ अपने बिजनेस की होगी नॉलेज, पर पूरे एनवायरनमेंट की नहीं। तो आपको यहाँ पे एंगेज करने पड़ सकते हैं एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, लाइक जो आप MBAs हायर करते हो, कुछ CS को एज अ कंसल्टेंट हायर किया जाता है, जो तुम्हारे डेटा एनालिस्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट होते हैं, आप उनको हायर करते हो, एंगेज करते हो, आप एफर्ट्स लगाते हो फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, और फिर उसके बेसिस पे डिवाइस करते हो स्ट्रेटजी और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो सकती हैं, एंड स्पेशली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, पर्टिकुलरली व्हेन स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट स्ट्रेटजीज टू कम्पीट। एंड एट लास्ट, एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, जहाँ पे ना हर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर रही है कि वो स्ट्रेटेजिकली मूव करे, इसलिए अब ये डिफ़िकल्ट हो गया है कि आप क्लियरली एस्टिमेट कर पाओ कि किस तरह का रेस्पॉन्स तुम्हें देखने को मिल सकता है अपनी फर्म की स्ट्रेटजी को। फॉर एग्जांपल, एप्पल ने ना अपने कुछ मार्केट डायनामिक्स चेंज किए। उन्होंने सोचा कि हम ये जो 3.5 mm का ऑडियो जैक होता है ना, इसे ही रिमूव कर देंगे। तो अब जो बहुत ही मेजर स्पीकर ब्रांड्स है ना, वो अपना पूरा एफर्ट लगा रही है ताकि वो डेवलप कर पाए उनका ओन ट्रू वायरलेस स्पीकर। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ डेवलपर्स, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये सिर्फ 3.5 mm ऑडियो जैक की बात हो रही है। बीच में एप्पल ने क्या किया था ना, जो HDMI केबल्स और जो पॉइंट्स आते हैं वो सारे हटा दिए थे अपने लैपटॉप से, जिसके बाद उनकी सेल्स में अफेक्ट आया। उन्हें समझ आया कि नहीं, ये गलत हो रहा है। वो क्लियरली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे कि क्या उन्हें कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अब अगर सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात की जाए तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना, वो लिखोगे। बट अगर आपसे क्वेश्चन में स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में पूछ रहा है और वहाँ आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ SM रिलेटेड टू इंटेंट आपको एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ आप डेफिनेशन लिखोगे। SM इज डिफाइंड एज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटजीज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होती है? वो रिफ़र करती है उस पर्पस को ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उन्हें डिफाइन करना होता है व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू, दैट इज़ इंटेंशन क्या है उनका, इंटेंट क्या है स्ट्रेटेजी के पीछे। तो जब वो ये बताते हैं ना कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं,
तो ऐसे केस में जो ये क्यों करना चाहते हैं ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म। इंटेंशन क्या है ये चीज़ करने की, और इस स्ट्रेटेजिक इंटेंट को लेके क्लैरिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड साइज। डजेंट मैटर आपकी फर्म छोटी हो या बड़ी हो, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो क्यों कर रही है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये एक फिलोसॉफिकल बेस है, मतलब लॉजिक है, क्यों तुम करना चाह रहे हो, ये फिलोसॉफी है। ये इम्प्लाई करता है उस पर्पस को जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एंडिएवर कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाह रही है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर और स्टैंड्स फॉर। अगेन ये इंडिकेट करती है लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन which organization desires to create or occupy and the opportunity for exploiting new possibilities. स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है विद इन विच जो फर्म्स होती हैं वो अडॉप्ट कर सकती हैं एक प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन को एंड वुड ऑपरेट टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। तो कॉर्पोरेट लेवल पे ये जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होती है ना तुम्हारी, इसे तुम डिफाइन कर सकते हो एज अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। तो वहीं बिजनेस लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो एज बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। जनरली तो जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है वो एक ब्रॉडर टर्म्स में ही दिखाया जाता है, स्टेट किया जाता है, बट जब वो एक प्रिसाइज टर्म में स्टेट किया जा रहा हो ना, तो वो एक एक्सप्रेशन होता है ऑफ एम्स टू बी अचीव्ड ऑपरेशनली, दैट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब आप बड़े रूप में स्ट्रेटेजिक इंटेंट देख रहे हो तो उसका मतलब होता है विजन मिशन, बट वहीं छोटे रूप में एक प्रिसाइज मैनर पे देन इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी चैप्टर के स्टार्ट में जब हम विजन मिशन ये सब समझ रहे थे तो हमने क्या समझा था, विजन हम आगे जाके फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं। विजन इम्प्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ये डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लैंड करना चाहती है। ये डेपिक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या एस्पिरेशन है और प्रोवाइड करता है ग्लिम्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। तुम सीए बनना चाहते हो, ये तुम्हारा सीजन, तुम्हारा विजन है, दैट इज़ तुम क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, तुम कहाँ लैंड करना चाहते हो, तुम्हारी क्या ब्लूप्रिंट है कंपनी की, तुम्हारी फ्यूचर पोजीशन की, ये है तुम्हारा विजन। एवरी सब सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। देन मिशन डेलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस। फर्म का बिजनेस क्या है, उसके गोल्स क्या हैं एंड क्या वेज हैं उसे रीच करने के। दैट इज़ तुम्हें पता है तुम्हें सीए बनना है, सीए बनने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी इंटर क्लियर करना है, फाउंडेशन क्लियर कर लिया तुमने, अब इंटर क्लियर करना है। इंटर क्लियर करने के लिए तुम्हारी क्या गोल्स हैं और तुम कैसे उन तक पहुंचना चाहते हो, दैट इज़ योर मिशन। ये एक्सप्लेन करता है द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। तुम्हारे केस में तुम्हारा जो मिशन है ना वो रीज़न बता रहे हैं कि तुम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो इस कोर्स में, क्योंकि तुम्हें इंटर क्लियर करना है। इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द फर्म। एक मिशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स, किस बिजनेस पे फर्म अभी है। ये डिफाइन करता है फर्म की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ को, एक्टिविटीज़ को, उसके कस्टमर फोकस को एंड रोल इन द सोसाइटी। अगेन ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पे समझ ली है, इसलिए हम इसे एकदम डीप में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होती है ना वो बेस होती है मेजरमेंट की, ये एंड रिजल्ट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। दैट इज़ तुम्हें इंटर क्लियर करना था, इंटर क्लियर करने के लिए तुमने सोचा हमें ऑडिट ख़त्म करनी है, पहले सबसे पहले तो ऑडिट पढ़ना है। तुमने ऑडिट पढ़ लिया, एट लास्ट क्या अचीव करना चाहते थे वो कर लिया, दैट इज़ तुमने अपनी गोल अचीव कर ली। ऑन द अदर एंड ऑब्जेक्टिव्स होती है तुम्हारी टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स जो हेल्प करती है इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल। हाउएवर या पर्टिकुलरली ना कोई प्रैक्टिस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तुम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हो। द विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये होती है तुम्हारी स्ट्रेटेजिक इंटेंट, और अभी हमने पढ़ा है कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो उसी पॉइंट को बस एक दूसरे तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। फिर ये सारी चीज़ें करते वक्त ना आपकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए चलनी होती है। ये वैल्यूज़ क्या होती है, डीप रूटेड प्रिंसिपल्स जो गाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को और उसके एक्शन को। और ये तो आपको याद ही करना होगा,
Collins and Porras succinctly define core value as being inherent and sacrosanct. Can never be compromised either for convenience or short-term economic gain. जो कॉलिन्स और पोर्रास थे वो ये कहते थे, वो सक्सेंटली ये डिफाइन करते थे कि एक फर्म की कोर वैल्यूज़ ना इनहेरेंट होती है, सेक्रोसेंट होती है, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तुम उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए. तुम उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. वैल्यूज़ ऑफन रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ कंपनीज फाउंडर्स. इसके लिए ना मैं बस 2 फाउंडर्स का नाम ले रही हूँ. उन फाउंडर्स का नाम सुन के आपको उनकी कंपनी को लेकर ना एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाती है. सर रतन टाटा और एक तरफ गौतम अडानी. मैंने 2 नाम लिए हैं, अब आप सोच लो, उनको सोच के आपको क्या लग रहा है किसकी कंपनी किस तरीके से काम करती होगी. दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफन रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ कंपनीज फाउंडर्स. बाकी अगर स्ट्रेटेजिक इंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना तो ये डायरेक्ट डायग्राम भी बना के आ जाना. तुम्हारी ये जो सारी चीज़ें हैं ये तुम्हारे वैल्यूज़ के तहत रह के ही होती है. तुम अपनी वैल्यूज़ के तहत रह के ही अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स बनाओगे, अपने मिशन डिज़ाइन करोगे, अपनी विजन स्टेटमेंट डिफाइन करोगे. अब ये जो विजन के बारे में इतना कुछ लिखा है इसे आप ना एक बार पढ़ के देखना. अगर आपको नहीं समझ आया तो आई विल एक्सप्लेन. जो आप ऊपर पढ़ के आए हो ना वही चीज़ लिखी है सेम. विजन हेल्प्स देम कीप इन माइंड वेयर वी वांट टू गो एज द सेंट्रल थॉट ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. कौन सी कंपनी अपने विजन को किस तरीके से डिफाइन करती है ये लिखा है. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक विजन. जो तुम्हें एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस आती है ना एक स्ट्रेटेजिक विजन को डेवलप करते वक्त, वो होती है अबाउट थिंकिंग क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द कंपनी फॉर फ्यूचर. फॉर्मिंग एंड स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. ये लॉजिकल, ये इंटेलिजेंट एक्सरसाइज है. जब तुम एक बहुत ही अच्छा वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन बनाते हो ना तो वो क्रिएट करता है एंथुसियाज्म अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज तुमने एक XYZ कंपनी खोली और तुमने ना ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया, एक वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन बना दिया कि हम आज से 5 साल बाद इसे इंडिया की नंबर 1 कंपनीज में देखना चाहते हैं. तो इससे जो तुम्हारे साथ मेंबर्स हैं ना काम कर रहे हैं उनके अंदर एक एंथुसियाज्म आएगी. एक बेस्ट वर्डेड विजन जो होता है, वर्डेड विजन स्टेटमेंट, वो क्लियरली एलिमिनेट करता है, क्लियरली बताता है कि किस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन जाना चाह रही है. देन मिशन में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मिशन एक बेसिक क्वेश्चन को आंसर करता है, दैट व्हाट बिजनेस वी आर इन एंड व्हाट वी डू. ये देखा गया है कि बहुत सी फर्म ना फेल हो जाती है ये कॉन्सेप्चुलाइज करने में, आर्टिकुलेट करने पे कि क्या उनका मिशन है एंड बिजनेस डेफिनेशन विद द रिक्वायर्ड क्लैरिटी. एक क्लैरिटी के साथ ना अपना मिशन नहीं बता पाती हैं. और जब तुम अच्छी तरीके से अपना मिशन नहीं बताओगे तो लोग उस हिसाब से काम कैसे करेंगे, और ऐसा काम नहीं होगा अच्छी तरीके से तो सच फर्म्स आर सीन टू फंबल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेल इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू मेक यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना ही क्यों चाहिए, क्या होता है मिशन अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो उससे. टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सब एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं. तुम एक बेसिस बना पाओ, स्टैंडर्ड बना पाओ फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. तुम्हें पता है तुम्हारा मिशन है कि हमें इंटर क्लियर करना है, तो उसके बेसिस पे तुम्हारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है उसे एलोकेट करते हुए काम करोगे. तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें इंटर क्लियर करना है, तो क्या तुम फाइनल की बुक्स पकड़ के बैठोगे? नहीं. टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, टू एस्टेब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन, to serve as a focal point for those who can identify the organization's purpose and direction. और जब हमारी एक बार मिशन बनती है तो उसके बेसिस पे हम ट्रांसलेट कर पाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को इनटू वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क्स टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पसेस इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल. सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाते हो. अब जहाँ ऊपर आपने इन 3 कंपनीज को लेके उनकी विजन को लेके डिस्कस किया है, वहीं आप यहाँ उनकी मिशन को लेके डिस्कस कर रहे हो. एक गुड मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट किसे बोलोगे आप? अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, फ्लेक्सिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग. अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी व्हाट? प्रिसाइज, क्लियर, फ्लेक्सिबल, feasible, distinctive and motivating.
आपको जब अगर मिशन स्टेटमेंट बनाना हो तो आपको किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना होगा। आपका जो मिशन स्टेटमेंट है ना, वो क्लियरली डिफाइन करे कि आपकी स्पेशल आइडेंटिटी क्या है, बिजनेस एम्फोसिस क्या है, एंड द पाथ फॉर डेवलपमेंट क्या है। वन दैट टिपिकली सेट्स इट्स अपार्ट फ्रॉम अदर सिमिलरली पोजिशन कंपनीज, दैट इज तुम्हें बाकी कंपनी से अलग क्या बनाता है, ये चीज़ तुम्हारा मिशन बताना चाहिए। दूसरा, एक कंपनी को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, एक कंपनी के बिजनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हो। व्हाट नीड्स इट इज़ ट्राइंग टू सेटिस्फाई, विच कस्टमर ग्रुप इट इज़ ट्राइंग टू टारगेट, एंड द टेक्नोलॉजीज एंड competences it uses and the activities it perform। एक कंपनी क्या नीड सेटिस्फाई करना चाह रही है, किस कस्टमर गुड्स की नीड सेटिस्फाई करना चाह रही है, और उनसे सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज यूज़ कर रही है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, ये डिफाइन करता है उसके कंपनी के बिजनेस को। अ गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच दे आर डेवलप्ड। ये एग्जैक्टली पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। पीटर ड्रकर और थियोडोर लेविट का ये बोलना है ना, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई बिजनेस प्लान करना है, अपना कोई बिजनेस, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपको ये क्लैरिटी चाहिए होगी कि मिशन क्या है आपका, क्यों ये बिजनेस करना चाह रहे हो, विजन क्या है आपका। सबसे पहले ये तो समझो कि किस बिजनेस में हमें एंगेज होना है, करना क्या है। बस क्या ऐसे ही कोई भी कंपनी खोल के बैठ जाओगे कि कंपनी में प्रोडक्ट क्या सेल करना है, ये भी सोचोगे। और ये करने के लिए ना, फर्म शुड रेज एंड आंसर सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस। हमारे मिशन क्या है, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है इस कंपनी को खोलने का, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम आगे जाके बनना क्या चाहते हैं। क्या हम इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बनना चाहते हैं, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बनना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर कंट्री की लार्जेस्ट कंपनी बनना चाहते हैं। क्या ग्रोथ आपको चाहिए, किस बिजनेस में आप हो, क्या अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, उसे एक्यूरेटली डिफाइन कर पा रहे हो। होम डू वी इंटेंड टू सर्व, कौन हमारे कस्टमर होने वाले हैं। वॉट ह्यूमन नीड डू वी इंटेंड टू सर्व थ्रू आवर ऑफर। what brings us to this particular business, what would be the nature of this business in future, in what business would we like to be in the future। इसे इसे अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, तो हमारा मिशन क्या है, सिंपली बस ये बताओ। मिशन क्या होता है ये समझ लिया। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट मिशन, द कॉर्पोरेट मिशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एम्बिशन, द कॉर्पोरेट मिशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म। ग्रोथ एम्बिशन क्या है फर्म का, उसका एक्सप्रेशन होता है हमारा कॉर्पोरेट मिशन। दैट इज योर फर्म्स फ्यूचर विजुअलाइज, आप अपना फर्म का फ्यूचर विजुअलाइज कर रहे हो, अभी से कुछ टाइम बाद हम अपनी फर्म को इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं। विजन मतलब तो ओवरऑल आपकी कंपनी को आप चाहते हो ना कि जानी जाए एज अ इंडिया लार्जेस्ट कंपनी, वो विजन हुआ। बट अभी से कुछ पॉइंट, अब वो विजन को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी जो सबसे ऊपर कॉम्पिटिटर है आप उसको बीट कर रहे हो, फिर जो उससे ऊपर कॉम्पिटिटर है आप उसे बीट कर रहे हो। इट प्रोवाइड्स अ ड्रामेटिक पिक्चर ऑफ व्हाट द कंपनी वांट्स टू बिकम। क्वेश्चन आ सकता है अबाउट कॉर्पोरेट मिशन, तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। इट प्रोवाइड्स अ ड्रामेटिक पिक्चर ऑफ व्हाट कंपनी वांट्स टू बिकम। It is the corporation's dream crystallized. It is colorful sketch of how the firm wants its future to look। अब इसमें समझाने का तो कुछ नहीं है ना। अब इट इज कलरफुल स्केच ऑफ हाउ द फर्म वांट्स टू बी इन फ्यूचर, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, आपको बस ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं irrespective of the current position। In other words, mission is the grand design of firm's future। It amplifies what brings the firm to this business or why it is there, what existence it seeks and what purpose it seeks to achieve as a business firm। That is, it serves as a justification for the firm's very presence and existence। It legitimizes the firm's presence। पीटर डकर का बोलना है आपको कुछ पता हो या ना हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए, दैट व्हाट बिजनेस आर वी इन, और उसका एक करेक्ट और मीनिंगफुल आंसर आपको पता होना चाहिए। जो है ना, आपको प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर पता होना चाहिए एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर। दैट इज इंडियन ऑयल का प्रोडक्ट ओरिएंटेड आंसर क्या होगा कि वो प्रोड्यूस करते हैं ऑयल और गैसोलीन प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कैसे करते हैं कि हम प्रोवाइड कराते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। लैक्मे बनाती है कॉस्मेटिक्स, प्रोडक्ट के बेसिस पे आप क्या देख रहे हो, कॉस्मेटिक्स। तो वही मार्केटिंग के केस में इन द रिटेल आउटलेट्स वी सेल होप।
देन कम्स योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या करती हैं, ट्रांसलेट करती है आपके विजन और मिशन को इनटू गोल्स। सॉरी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, ट्रांसलेट करती है आपके विजन एंड मिशन को अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में। Goals are open-ended attributes that denote the future state or outcome. Objectives are close-ended attributes which are precise and expressed in specific terms. अब ऐसे तो ये इंटरचेंजेबली यूज होती है, बट कभी कभी होता है ना, कुछ ऑथर्स इन्हें डिस्टिंग्विश करके बताते हैं। गोल ओपन एंडेड एट्रीब्यूट होता है, तो वहीं ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट। जैसे ऑडिट में आपकी ऑब्जेक्टिव है कि आपको रिजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है, अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑब्टेन करने होंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ऑब्जेक्टिव हो गए रिजनेबल अश्योरेंस पाना, और उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना हो गया आपका एक गोल। ये ट्रांसलेट करते हैं तुम्हारी गोल को टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस टारगेट होती है, द रिजल्ट एंड आउटकम इट वांट्स टू अचीव। और ये ऑब्वियस है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास उनकी कुछ ऑब्जेक्टिव होती है जो कि अनएंडिंग प्रोसेस होती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाए एनवायरनमेंट में। ये प्रोवाइड कराती है मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल एंडिएवर। Organizational structure and activities are designed, resources are allocated around the objectives to facilitate their achievement. आपके पास इंटर की बुक्स है, आपके पास क्लासेस हैं, इन सारी चीज़ों को ना आप एक साथ कंबाइन करते हो, एलोकेट करते हो, और फिर आप अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे ध्यान देते हो। They also act as a benchmark for guiding organizational activity and for evaluating how the organization is performing. एक ऑब्जेक्टिव को ना मीनिंगफुल होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस करने ज़रूरी होंगे। तो पहले ना कुछ इजी चीज़ें पढ़ लो, दैट इज़ उनको कॉन्क्रीट स्पेसिफिक होना होगा, उन्हें रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम होना होगा, मेजरेबल कंट्रोलेबल होना होगा, चैलेंजिंग होना होगा। देन इट शुड प्रोवाइड अ बेस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। हम ऑब्जेक्टिव बनाते क्यों हैं, अपनी मिशन और विजन को अचीव करने के लिए। सो इट शुड फैसिलिटेट टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। It should define organization's relationship with its environment, provide standards for performance appraisal. Different objectives should correlate with each other. Objectives should be set within the constraints of organizational resources and external environments. पहले जो easy points है ना उन्हें कर लो, जो याद अलग से करने नहीं पड़ेंगे, एक दो बार पढ़ के याद हो जाएंगे। उसके बाद आओ उन points की तरफ जो थोड़ा टफ जाए बट याद तो हो जाएगी। The thing which we have to focus on is scoring marks. एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अ नीड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जो तुम्हारे क्वार्टरली और एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फोकस करते हैं, फोकसेस अटेंशन ऑन डिलीवरिंग इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स। तो वहीं कुछ ऐसे टारगेट्स जो अचीव करने हैं विद इन 3 to 5 ईयर्स, ये होते हैं तुम्हारे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टारगेट्स। अब जैसे ऐसे कोई कंपनी है जिसकी ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें अपनी सेल्स डबल करनी है विद इन 5 ईयर्स, तो वो वेट नहीं करेंगे कि हम 3rd या 4th ईयर में बिगिन करें अपनी सेल्स को ग्रो करना या कस्टमर बेस को ग्रो करना। हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाते हैं, ताकि हम अचीव कर पाए लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। स्ट्रेटेजिक प्लानर्स कॉमनली स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन सेवरल वेज। प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को लेके हम हमारी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ताकि हम अचीव कर पाए लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। जो शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स होती है ना वो आइडेंटिकल हो सकती है लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स के साथ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है एट द टारगेटेड लॉन्ग टर्म लेवल। जैसे एक कंपनी ने ना एक ऑनगोइंग ऑब्जेक्टिव बना रखी है कि हम हर साल 15% ग्रोथ करेंगे, और ये करेंटली अचीव भी कर रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव को। तो दैट इज़ ये जो कंपनी है ये अपनी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव को साथ में अचीव कर रही है। इनकी जो इंक्रीजिंग प्रॉफिट है वो कोइंसाइड कर रही है। इन्होंने सोचा है कि 5 साल के अंदर हम जस्ट डबल कर लेंगे, ये लॉन्ग है। अब उस लॉन्ग को कवर करने के लिए इन्होंने एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बनाई है कि हम हर साल इतना ग्रोथ तो करते जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारी जो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है वो कोइंसाइड कर रही है। दैट इज़ जनरली ना ये एक दूसरे से डिफ़र तब करती हैं जब मैनेजर्स ट्राई कर रहे हो टू एलिवेट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड कैन नॉट रीच लॉन्ग रेंज टारगेट। तुमने सोचा कि हम हर साल 5% से ग्रो करेंगे, तुम 5% से तो कर रहे हो, बट विद इन 5 ईयर्स फिर तुम ऐसे में 50% ग्रो नहीं कर पाओगे, पूरा डबल नहीं कर पाओगे प्रॉफिट। जनरली दिस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज अ स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। देन कम्स योर वैल्यूज।
वैल्यूज़ के कुछ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स हैं: इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वैल्यूज़ हो सकती है? इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। एक कंपनी की वैल्यू सेट जो होती हैं वो बताती हैं कि क्या टोन है फॉर हाउ द पीपल थिंक एंड बिहेव, स्पेशली किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब तुम ना एग्जांपल ले लो टाटा ग्रुप्स। अगर ना कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट गिरने भी लगी, तो भी ये बताओ क्या ये फ्रॉड कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, जितना इस बारे में जानते हो, क्या ये फ्रॉड कर सकते हैं? नहीं। यू ट्रस्ट देम, that is, it creates a sense of shared purpose to build a strong foundation and focus on longevity of company's success। चाहे कुछ भी हो जाए, आप जल्दी से उतना डाउट नहीं करोगे इस ग्रुप पे कि ये फ्रॉड कर रहे हैं या ये कुछ भी इशू क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज प्रीफर टू वर्क विथ एम्प्लॉयर्स हुज वैल्यूज रेजोनेट विद देम। इंटरेस्टिंगली मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर्स ऐसा कहते हैं ना कि वो हम प्रीफर करेंगे ऐसे किसी कंपनी से प्रोडक्ट सर्विसेज बाय करना जो रिफ्लेक्ट करती हैं अपनी खुद की ओन वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम को। हैंस अगर तुम्हारे पास वैल्यूज़ है तो उसका बहुत इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन होगा। तुम्हारा जो भी इंटेंट है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव है, ये सब तुम्हारी वैल्यूज़ के तहत रह के ही होनी चाहिए। ये जो HDFC का एग्जाम्पल दिया है ना, इसे एक बार पढ़ लेना। स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अभी हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था ना फॉर्मुलेशन को लेके, देयर आर 3 मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। जिसमें कॉर्पोरेट लेवल कंसिस्ट करता है CEO और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कॉर्पोरेट स्टाफ को। फिर उसके बाद आते हैं आपके बिजनेस लेवल डिविजनल मैनेजर्स, देन फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, जिसको आप यहाँ से ना बस एक बार पढ़ के देखना। ये मैं आपको नोट्स में एक बार रिवाइज कराती हूँ। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ना, ये ऑक्यूपाई करते हैं अपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इनका रोल होता है टू सी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो ये डिफाइन करते हैं मिशन and goal of the company. They also determine what business we should be in, that is mission. And allocating resources among different business. ये ऐसी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं जो स्पेन करती है स्ट्रेटजीज, ऐसी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं जो स्पेन करती है इंडिविजुअल बिजनेस को, दैट इज हर एक एस्पेक्ट को एक बिजनेस के। दे प्रोवाइड लीडरशिप। आप चाहो तो ये यहीं पॉज करके अपना नोट डाउन कर सकते हो। ये एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन द पीपल हु ओन द कंपनी एंड द पीपल हु ओवरसी, दैट इज शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच। ये एक्ट करते हैं एज अ लिंक, एंड इन दिस वे दिस बिकम्स दे बिकम द गार्जियंस ऑफ शेयर होल्डर्स। ये हो गया आपका कॉर्पोरेट लेवल का एक्सप्लेनेशन। एक रिवीजन, अगर आपको रिवीजन करना हो ना शॉर्ट, तो ये नोट्स बना लो, एग्जाम से पहले बस एक बार ये पढ़ के चल देना। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। आप एग्जैक्टली यही चीज़ें थोड़ा बहुत इसमें एक पॉइंट्स ऐड करते हुए लिख के आ जाओगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। देन बिजनेस लेवल
ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे ना सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है कि एक जो बिजनेस यूनिट होती है वो सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन होती है विद इट्स ओन फंक्शन। क्या? विद इट्स ओन फंक्शन लाइक फाइनेंस, परचेजिंग एंड प्रोडक्शन एटसेट्रा। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, वो होते हैं हमारे बिजनेस लेवल मैनेजर्स। इनका मेन काम क्या होता है, इनका रोल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसलेट। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये ट्रांसलेट करें स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड डायरेक्शन टू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी। कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी दैट इज जो कॉर्पोरेट आपको एक विजन मिशन स्टेटमेंट बना के देती है ना, उस स्टेटमेंट को एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस लेवल मैनेजर्स की। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस। They are responsible for specific business. Then comes your functional level managers. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है regarding a specific business such as HR। ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टू बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स about how to formulate realistic and attainable strategy। The responsibility of implementing the strategy lies with them। देखो, जो कॉर्पोरेट लेवल के होते हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो विजन मिशन बताते हैं। अब इस विजन मिशन स्टेटमेंट को एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हैं बिजनेस लेवल वाले, और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शनल लेवल वाले। एंड हियर वी आर डन विद द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जस्ट गो थ्रू दिस नेटवर्क वंस, और यहाँ हमने अब चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करके देखो, और इसके बाद जब आप ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हमने एक्चुअली में सारी चीज़ें कवर की, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एसएम, बेनिफिट्स एंड अप्रोच। देन सेकंड, लिमिटेशंस। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। फोर्थ, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, डिस्कस करो। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था, एसएम का जो डेफिनेशन पढ़ा था वही है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको लिखने गई थी, बेनिफिट्स जो मैंने आपको सिखाई थी वही है। देन फिर हमने पढ़ा था लिमिटेशंस, ये वो लिमिटेशंस लिखे हैं जो हमने पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़े हैं, जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं एग्जैक्टली वही लिखे हैं। फिर अभी जो हमने पढ़ा कि कॉर्पोरेट लेवल कंसिस्ट करता है सीईओ को, ये अपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग करते हैं, और जो भी हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में समझा है वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। बाकी आप पढ़ के देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।